तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, मैं आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है कक्षा 11वीं के दोस्तों रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपकी 11 नवंबर को होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो है 10 तारीख को रसायन शास्त्र का पेपर है कक्षा 11वीं का। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी और दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों इसका हमने कक्षा 11वीं जो रसायन शास्त्र का पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है, इसे आप हमारे चैनल में जाकर दे सकते हैं। आज दोस्तों इसका हम पार्ट 2 जो है अपलोड करेंगे। इसको आप इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। आप पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, गुणित अनुपात का नियम समझाना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है गुणित अनुपात का नियम। तो दोस्तों ये इसके 5 नियम है, जो स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, इनमें से दोस्तों गुणित अनुपात का नियम और स्थिर अनुपात का नियम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों गुणित अनुपात का नियम देखते हैं क्या है। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। इसे दोस्तों सरल गुणित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। तो इसको आप देख लें और इसको नोट कर लें। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O साधारण ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों H2O में जो है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए जो है साधारण ताप पर द्रव होता है। जबकि दोस्तों H2S जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, ये जो है इसमें ये बड़े आकार के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। दोस्तों इसका आकार बड़ा होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाता है, इसलिए दोस्तों H2S क्या है, एक गैस है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देते हैं, लासातीले का नियम क्या है। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही आईएमपी हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों बार बार विगत लगातार 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों ये लासातीले नियम, यदि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था को पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करें तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिससे इस कारक के होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोस्तों ये कहलाता है लासातीले का नियम, लासातीले का नियम। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, लुईस अम्ल से क्या समझते हैं। दोस्तों लुईस अम्ल और लुईस क्षार, ये दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि डेफिनेशन। तो लुईस अम्ल दोस्तों क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। और दोस्तों लुईस क्षार दोस्तों जिसका जस्ट अपोजिट होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं उन्हें दोस्तों लुईस क्षार कहते हैं। इसका उदाहरण देखकर दोस्तों समझते हैं, स्पष्ट करते हैं क्या है। दोस्तों लुईस क्षार क्या होता है। दोस्तों इसमें देखो अमोनिया है NH3, इसमें दोस्तों इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, और दोस्तों ये BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो दोस्तों अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये जो है इसको दे देता है, किसको, बोरॉन को। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है और दोस्तों ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अमोनिया, इसलिए दोस्तों ये लुईस क्षार है। और ये दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है BF3, इसलिए दोस्तों ये लुईस अम्ल है। तो दोस्तों ये इसकी परिभाषा है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो दोस्तों लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब 3 अंकीय प्रश्न देखते हैं। 3 अंकीय प्रश्न में दोस्तों क्या है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान क्यों होते हैं। दोस्तों इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अमोनिया और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों होता है। इसका दोस्तों आंसर लिखना है। किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है और इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखना है। ये दोस्तों आइसोटॉप और आइसोमर्स। समस्थानिक दोस्तों वो कहलाते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जबकि संभारी में दोस्तों जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु संख्या अलग अलग होती है वो दोस्तों संभारिक कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंक की प्रश्न है ये, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखना है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में दोस्तों अंतर लिखना है। अगला प्रश्न, इसके बाद प्रश्न 6वां है दोस्तों, सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर लिखना है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, प्रमुख विशेषताएं इसकी लिखना है।
इसके बाद दोस्तों आप 4 अंकीय प्रश्न देखते हैं। प्रेरणिक प्रभाव समझाइए, इसके 3 अनुप्रयोग लिखना है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इसकी भी दोस्तों इसको समझाना है विस्तार पूर्वक। क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थान समावयवता को एक एक उदाहरण देकर समझाना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या हैं और उनको उदाहरण सहित स्पष्ट करना। ये भी दोस्तों 4 अंकीय प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दोस्तों वो भी इसका लाभ ले सकें। प्रश्न क्रमांक दोस्तों पूछा गया हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। दोस्तों ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में अक्सर। तो दोस्तों ये हुंड और दूसरा पाउली का अपवर्जन नियम, इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका दोस्तों हमें गणितीय रूप समझाना है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली का समीकरण हमें स्पष्ट करना है। ये 4 अंक के प्रश्न दोस्तों। कच्छ और कच्छक में अंतर, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप IMP लगा लें। इसके बाद दोस्तों और 4 अंक के प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की हो, तो उदाहरण से समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। और संक्रमण तत्वों को उदाहरण से समझाइए, उनके गुण लिखिए। दोस्तों संक्रमण तत्व वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनके जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दोस्तों इनकी विशेषताएं लिखना है। दोस्तों ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इनके आयन चुंबकीय होते हैं, इनमें दोस्तों जो है उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है, इनके बाहरी 2 कोष अपूर्ण होते हैं। दोस्तों ये इनकी प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि में अंतर लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। इसके बाद दोस्तों सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखना है। दोस्तों सहसंयोजी वो यौगिक वो कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या साझा होता है, वो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं जिनमें दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उनमें दोस्तों एकल बंध आता है। जिनमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है दोस्तों द्विबंध आता है, और जिनमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उनमें त्रिबंध का प्रयोग करते हैं। विद्युत सहसंयोजी यौगिक की परिभाषा लिखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत संयोजी वो दोस्तों वो यौगिक कहलाते हैं जिसमें दोस्तों एक परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा परमाणु दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसका उदाहरण दोस्तों इस तरह होता है NaCl। दोस्तों इसमें Na सोडियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है तो 11 होता है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1। दूसरा दोस्तों होता है Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉन मिला होगा 2, 8, 7। तो दोस्तों क्या होता है, जो विद्युत संयोजी यौगिक में जो सोडियम परमाणु की जो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl की बाह्यतम कोष में दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों अगर ये सोडियम परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों Cl परमाणु को दे दें तो दोस्तों इसका अष्टक क्या होगा, पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा और इसका भी दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों सोडियम परमाणु क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन Cl परमाणु को देता है, जिससे कि दोस्तों सोडियम परमाणु क्या होता है, धनावेशित हो जाता है और Cl परमाणु दोस्तों क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है दोस्तों सोडियम परमाणु क्लोरीन को, तो ये दोस्तों दाता कहलाता है और Cl परमाणु क्या कहलाता है, ग्राही। तो दोस्तों ये इसमें आयनों के भी आदान प्रदान से दोस्तों ये विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका उदाहरण है NaCl, CaCl2, ये सभी दोस्तों इसका उदाहरण है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की परिभाषा लिखना है। तो दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो दोस्तों परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको आप याद रखेंगे, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या दोस्तों आपको पता है कि जो परमाणु के नाभिक में होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों नाभिक में दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दोस्तों बाहर चक्कर लगाते हैं चारों ओर कक्षाओं में। तो दोस्तों इनके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो योग होता है दोस्तों वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या। इसको आप याद रखें, इसे A से प्रदर्शित किया जाता है द्रव्यमान संख्या को। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और इनका दोस्तों बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।